So our today's topic of discussion is biological basis of behavior. Now, before we get into details, let me ask you one question. What do you do whenever your cell phone rings? Like, what things run in your mind? क्या I क्या pick up the phone. Yeah. So when your cell phone rings, and then you're like when you pick up your phone, in between that, what goes on? Try to Uh, think. Yeah. किसने कॉल किया होगा? यस, किसने कॉल किया होगा, ये ख्याल आएगा मन में। और What would we speak once we pick up the call? यस, फोन उठा के बात क्या करने वाले हैं हम, राइट? Yeah. या और एनीथिंग एल्स? Like If we don't phone, want to talk, probably we'll think of some excuse. यस, यस, या डेफिनेटली। like phone वाइब्रेट करेगा हाँ उसके वजह से। जी। बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है, नंबर ऑफ थॉट्स रन इन आवर माइंड while performing any task. Like whenever our cell phone rings, initially we try to check the number. या तो नंबर अननोन होता है या नोन होता है, राइट? अगर ओके। नोन होगा तो ऑब्वियसली हम लोग सोचेंगे किसका नंबर है। इफ आई एम कॉलिंग यू, ठीक है, और योर फ्रेंड कॉलिंग यू, तो आप पहले ही एंटिसिपेट करने लगोगी मैम ने क्यों कॉल किया होगा आज, right? So we यस। even try to anticipate the purpose of calling. We try even decide whether to attend it or not. Like unknown numbers, people generally don't tend to attend, right? तो हम ये भी decide कर लेते हैं उसी duration में. Then we even set our mood or tone accordingly. कि again, if I am calling you, your mood and tone will be very formal one, right? ठीक है, बट अगर ओके। आपका कोई फ्रेंड आपको कॉल करता है तो ऑब्वियसली यू विल बी चिल आउट, है ना, आराम से बात करोगे। तो हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं हमें किस मूड या जोन में बात करनी है किसी से। फाइनली वी टच द स्क्रीन बटन एंड टॉक अकॉर्डिंगली। तो दीज आर जस्ट few things which I have mentioned here, because but there are number of things which runs in our mind while we perform any single task. तो सिर्फ एक फोन बजना और एक फोन उठाने में ही इतना कुछ सोच लेता है हमारा दिमाग, राइट? सो बेसिकली our agenda is to figure out this only कि भाई how our brain is functioning like this, ठीक है? हम, है ना, what is the thing which is going on within our body और brain, और ये क्या connection है जो हम इतना सब कुछ imagine कर लेते हैं, माइक्रो सेकेंड में हम इतना कुछ सोच लेते हैं, प्लान आउट कर लेते हैं, राइट? तो दैट इज द एरिया ऑफ क्वेश्चन जो हमें फोक करता है ये सोचने के लिए कि भाई हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस बेसिकली, राइट? राइट। So everything we think, feel or do has an important basis in biological processes, and even हम जो कुछ भी करते हैं, महसूस करते हैं या सोचते हैं, उन सब का बायोलॉजिकल कनेक्शन होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस और इवेंट्स के साथ उनका रेलेवेंस है, ठीक है? सो यू ऑल मस्ट हैव सीन ना कि व्हेनेवर वी आर अपसेट और हमारा मूड अच्छा नहीं है एंड ऑल दैट, तो इट इफेक्ट्स आवर हेल्थ, ठीक है? हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है, हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं या हमें सर दर्द होने लगेगा, ठीक है? तो व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज अगेन हमारा जो थिंकिंग, जो थॉट प्रोसेस है और हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, इट इज कनेक्टेड, राइट? सिमिलरली अगर हम ऑलरेडी बीमार है, फिजिकली वी आर नॉट एक्टिव, बहुत दिनों से हम वी आर इन लेथार्जी, नॉट डूइंग आवर एक्सरसाइजेज, योगा और समथिंग, देन अगेन देयर इज अ चांस इट इज गोइंग टू इफेक्ट आवर मूड, हमारा मूड भी इरिटेबल हो जाता है। इफ वी आर नॉट वेल, हम इरिटेटेड हो जाते हैं, right? So again, this shows that how our mind and body are completely connected, right? So to understand whole of the process, we need to understand our nervous system, because ये सारी activities जो control हो रही हैं, that is being done through our nervous system. यस। Now, what is this? Nervous system is a complex network of nerves. You can see here, we all are composed of such network of nerves throughout our body. ठीक है? Nerves and cells that carry messages to and from different parts of the body. तो इनका मेन काम क्या है? Communication, है ना? जैसे हम आज के टाइम में व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, पहले के टाइम में पोस्टमैन के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन कौन कर रहा है? ये नर्वस सिस्टम के थ्रू। और इस नर्वस सिस्टम का जो
मेन मैसेंजर है वो है नर्व्स, नर्व सेल्स। ठीक है, ये जो नर्व्स हैं ये हमारी मैसेंजर हैं जो एक मैसेज को हमारे ब्रेन से बाकी बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रही है, प्लस बॉडी से वापस ब्रेन तक ला रही है। तो इट्स लाइक ए ट्रांसमीटर। राइट 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 राइट, ओके ओके। ठीक है। सो न्यूरॉन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर स्पेशल नर्व सेल्स, नर्व cells. Cells we all understand, right? The basic functional and structural unit of life is cell, है ना? Yeah, yeah. Right? तो जो न्यूरॉन होता है that is referred as a nerve cell. वो nerve cell है। तो हमारे नर्वस सिस्टम की जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो होते हैं न्यूरॉन्स, दैट इज नर्व सेल। ठीक है, so they are special cells for communication and processing of information throughout our body. तो हमारी पूरी बॉडी का ये जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज बीइंग डन थ्रू न्यूरॉन्स, राइट? एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर? यस। Yes. ओके, देन there is a term neuropsychology. Such questions are being asked in your exam. एंट्रेंस में पूछा जाता है कभी कभी, जैसे न्यूरोसाइकोलॉजी क्या होता है, बायोसाइकोलॉजी, फिजियोसाइकोलॉजी. सो few interrelated terms are being asked in the exam, right? So what is neuropsychology? It is तो मैं composed, yeah. ये सब कुछ सेम होता है, बायोसाइकोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी? नहीं, सब में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम क्योंकि नर्वस सिस्टम की डील कर रहे हैं इसलिए हम न्यूरोसाइकोलॉजी क्या होता है ये समझ लेते हैं। ओके। तो न्यूरोसाइकोलॉजी ऑब्वियसली दो टर्म से बना है, न्यूरो एंड साइकोलॉजी, राइट? साइकोलॉजी वी ऑल अंडरस्टैंड, इट इज द स्टडी ऑफ कॉग्निशन एंड बिहेवियर। हाँ, ठीक है, जो हमारा सोचने का पैटर्न है, थिंकिंग है, और जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा एक्शन है, ठीक है, तो वो साइकोलॉजी के अंडर आता है। लेकिन न्यूरो डील्स विद ऑल ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है। और न्यूरो के अंदर क्या क्या आएगा? हमारा ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा और बाकी पूरा नर्वस सिस्टम आएगा, नर्व्स एंड ऑल एवरीथिंग। सो न्यूरोसाइकोलॉजी का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि बेसिकली दिस फील्ड डील्स विद कि हमारा ब्रेन या हमारा नर्वस सिस्टम कैसे हमारी साइकोलॉजी को, यानी कि हमारे बिहेवियर और कॉग्निशन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, इट मीन्स how our nervous system, which is composed of our brain and spine, how our nervous system influence a person's cognition and behavior, that is neuropsychology. तो हमारा जो ब्रेन है या नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा है, वो हमारे बिहेवियर को कैसे इफेक्ट कर रहा है, हमारी साइकोलॉजी को कैसे इफेक्ट कर रहा है, दैट इज डेल्ट अंडर न्यूरोसाइकोलॉजी। ये समझ आया सबको? Yeah. Okay. Then now we are moving towards the structure of neuron. ठीक है, तो structure of neuron. Now you can see here these fibers, right? These are referred as dendrites. इनको हम बोलते हैं dendrites. अब what is happening? यहाँ से सिग्नल एंटर करता है, किसी भी न्यूरॉन के अंदर सिग्नल एंटर करता है डेंड्राइट्स के थ्रू। ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर दिस, डेंड्राइट्स के थ्रू सिग्नल एंटर करेगा, दीज आर द एंट्री पॉइंट्स। नाउ इट एंटर्स हेयर इन दिस रीजन सिग्नल, एंड दिस रीजन इज रेफर्ड एज सेल बॉडी। दिस रीजन इज सेल बॉडी। Okay. Now, this cell body has nucleus within, and there are also number of cell organelles. यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनीज होते हैं। Now, if you remember your school days, हम स्कूल में एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़ा करते थे, याद है? या सो वहां पर भी हम सेल ऑर्गेनील्स पढ़ते थे। कैन यू नेम सम? It is like mitochondria and yes, something like yes, mitochondria and
It's like eukaryotic and prekaryotic cells. Something like that. हाँ, that is bit different. हाँ, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक इज अ बिट डिफरेंट कॉन्सेप्ट. वो सेल्स को कैटेगराइज करने के लिए होता है. सो अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद आया? Yeah. Now you have told us. यस. सो बेसिकली यहाँ पर भी वही सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, जो किसी भी सेल में होते हैं, नॉर्मल सेल में होते हैं, नर्व सेल में भी, सेल बॉडी में वो सब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन. एंड अदर सेल्स की तरह, लाइक अदर सेल्स, दे आल्सो हैव न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर सारा जेनेटिक मैटर होता है, लाइक आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम्स, ठीक है. ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन लाइज इन द न्यूक्लियस, ठीक है, जस्ट लाइक एनी अनदर सेल. Now, the signal will be traveled again towards this tubule, and this tubule, whole tubule is referred as axon. Axon, okay, this whole region, this whole tubule region is referred as axon. Then finally, signal reaches at the end of the neuron, and these end region is known as nerve terminals, or you can say end terminals, or sometimes people say it axon terminals. So these are the terminal region जहां पे सिग्नल फाइनली पहुंचता है, और यहां से फिर सिग्नल बाद में जाएगा दूसरे न्यूरॉन के पास. ये समझ आया आपको? Yes. Yeah. True. ओके. अच्छा, तो एक और चीज मैं आपको बताऊं जो आपको हेल्प करेगी कॉन्सेप्ट को समझने में, वो ये, न्यूरॉन में जो भी सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. जो Okay. है ना, जो सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बोलते हैं हम उनको, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में सिग्नल ट्रैवल होता है इसके अंदर. नाउ मूविंग अहेड, ये बता चुके हैं हम डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सिग्नल रिसीव कर रहे हैं न्यूरॉन से. सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, सेलुलर कंपोनेंट्स है, एक्सॉन सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाता है. देन फाइनली एक्सॉन टर्मिनल्स जो हैं वो सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन्स के पास बाद में भेजते हैं. ओके. नाउ there is one important thing here. Neurons are one way channel of communication. Now what does this mean? इसका क्या मतलब हुआ? Reread the statement and try to figure it out. You cannot receive again. Yes, cannot Receive again. receive again. Okay. Or it will flow in only one direction. Yes, perfect. Good. Both of you. It will follow only one direction, that is from dendrites to terminal. It cannot take a U-turn and come back from terminal to dendrite. Are you getting it? Yes. है ना, जैसे हम ट्रैवल करते हैं रोड पे, तो वन वे रोड पे यही होता है ना हम, कि वन साइडेड जा सकते हैं लेकिन वहां से वापसी नहीं आ सकते हैं. दैट इज अ वन वे रोड, राइट? सिमिलरली न्यूरॉन्स आर वन वे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. तो वन साइड से अगर सिग्नल एंटर कर रहा है तो वो दूसरी साइड से एग्जिट करेगा. इट कैन नेवर ट्रैवल इन रिवर्स डायरेक्शन, राइट? ठीक है. देन another fact is human brain contain more than 100 billions of neurons. तो हमारे पास मतलब 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है, जो हमारे पूरे इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंडक्ट कर रहे हैं. नाउ मूविंग इनटू, कुछ पूछना है? No, all clear. Okay, great. Now moving into more details, we'll try to know about myelin sheath. You can see here there is a covering हेलो. all over. Yes. मुझे पूछना है जी. लुक, न्यूरॉन की साइज 1 मीटर होती है, राइट? इट कैन गो अप टू 1 मीटर. Yes, it can. 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन कैसे कंपोज वो राइट, वो बट ऐसा तो आपने उसका भी सुना होगा ना, जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं वो भी 200 मीटर ग्राउंड की लेंथ का होता है, राइट? तो या तो बट these things are so flexible and so intelligently intertwined in our system. बट इंटेस्टाइन तो एक ही होता है ना, तो हाँ. वो
कंपोज किया जा सकता है। तो 100 न्यूरॉन billions of इनफैक्ट हाँ, that is so much. yeah, that is too much, but that is true. Yes, I know that is true. I'm just asking how. देखो, Like अगेन द मेम्ब्रेन्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, पहली बात, ठीक है। yes, बहुत okay. बहुत फ्लेक्सिबल होता है ये चीजें, और हमारे सिस्टम के अंदर दे आर कंप्लीटली इंटरवाइंड। तो ऑब्वियसली ये कैसे होता है, इस पे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो नहीं है अभी कि भाई हाउ इज इट पॉसिबल, बस बिकॉज एवरीवन नोज कि हाँ ये ऐसा होता है, एवरीवन नोज दैट। बट कैसे होता है उसमें वी कैन जस्ट फिगर आउट कि भाई एक तो नेटवर्किंग बहुत ज्यादा है, मैश नेटवर्किंग जैसे होता है ना, दे आर यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरी सिंगल पार्ट ऑफ आर सिस्टम, जो भी बॉडी में स्पेस मिलता है वो सारा यूटिलाइज किया जा रहा है, राइट। Yes. सो दे आर लाइक नेट, पूरा प्रॉपर नेटवर्किंग सिस्टम है, नथिंग इज बीइंग वेस्टेड, Okay. ठीक है। Yes. ओके, सो हाँ, हम बात कर रहे थे माइलिन शेथ की। तो माइलिन शेथ आप देख सकते हैं, ये जो एक्सॉन हमने पढ़ा था उसके ऊपर ही कवरिंग है, ठीक है। दिस कवरिंग इज बेसिकली माइलिन शेथ। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, पहले तो ये फैटी मटेरियल या फिर इसको आप बोल सकते हो लिपिड से बना होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन है इसका ये। Now the major function of myelin sheath is to provide insulation. Now what do you understand by the term insulation? क्या मतलब हुआ सेंटेंस का? Who can carry out electrical impulses? इंसुलेशन में इंसुलेशन आई गेस इट इज रिवर्स ऑफ कंडक्शन, राइट? Yes. Yes. यस। तो अभी फिर से बताओ मुझे क्या होगा इसका मेन फंक्शन? Who resists the flow of electricity. Yes, perfect. It resists the flow of electricity. तो that means मैंने स्टार्टिंग में बताया ना आपको, ये जो सिग्नल है इट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, राइट? ठीक है। तो इंसुलेशन की वजह से क्या होगा, जो माइलिन शेथ प्रोवाइड कर रही है एक्सॉन को, वो उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, उस चार्ज को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। उसको नहीं आगे जाने देगा उस तरफ से, उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, राइट। ऐसे ही पढ़ते थे हम स्कूल में, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स पढ़ते थे हम लोग, क्योंकि इंसुलेटर क्या करते हैं, करंट फ्लो को रोकते हैं। ये ठीक है, समझ पा रहे हो ना? Yes. Yes. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस, क्योंकि माइलिन तो उनको मतलब इंसुलेशन की तरह काम कर रहा है, चार्जेस को रोकता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को रोकता है। तो व्हाट हैपन, यहाँ पे आपको गैप्स दिखेंगे, ठीक है, एक्सॉन वाले जो गैप रीजन है। तो सिग्नल क्या करता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो जंप करता है यहाँ से, इट विल जंप हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर एंड हेयर। तो उस वजह से क्या होता है, जो सिग्नल कंडक्शन होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो माइलिन शेथ की वजह से, प्रेजेंस की वजह से, जो सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, उसकी स्पीड एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है, Hello. राइट? Hello. हाँ जी। Exons connected नहीं है क्या between myelin sheath? नहीं भी, हाँ, इन बिटवीन कनेक्टेड नहीं है। नहीं है। Okay. Okay. ये देखो ना, इफ यू कैन सी इन द डायग्राम, देख, आप देख पा रहे हो, कनेक्टेड नहीं है, Okay. राइट? माइलिन शीट कनेक्टेड नहीं है केवल। हाँ, माइलिन शेथ कनेक्टेड नहीं है, तो जो गैप रीजन्स रहते हैं उसके थ्रू सिग्नल कंडक्ट होता है आगे। I am asking कि exons connected है क्या? एक्सॉन, सॉरी, Exons एक्सॉन, connected है क्या? हाँ, एक्सॉन Between कनेक्टेड है, यस, एक्सॉन कनेक्टेड है। connected है तो फिर वो jump क्यों करते हैं? वो जंप इसलिए करते हैं क्योंकि बीच में माइलिन कवरिंग आ जाती है। तो myelin covering तो ऊपर से है ना, they can flow between the myelin sheath. नहीं नहीं, देखो, यू आर ट्राइंग टू से कि वो अंदर से ऐसे ऐसे ट्रेवल कर जाए, क्योंकि एक्सॉन तो है ही, राइट? Yes. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? बट हाँ. एक्चुअली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ना, वो यहाँ से ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्सॉन पे माइलिन की कवरिंग हो रखी है उस वक्त, ठीक है। और दैट कवरिंग इज एक्चुअली रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ चार्ज विद इन द एक्सॉन। What I am trying to say is that कि वो तो ऊपर से है ना कवरिंग। देखो 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 देखो, आप वो इलेक्ट्रिकल वायर होती है, राइट? हाँ, yes. इलेक्ट्रिकल वायर होती है, और
क्या होता है कि हम लोग हमें उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है ताकि चार्ज लीक ना हो, यस। है ना? ठीक है, तो चार्ज लीक ना हो इसलिए इंसुलेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर। तो हाँ सिमिलरली माइलिन का भी काम ये होगा कि एक तो वो चार्ज लीकेज नहीं करेगा, शॉक्स नहीं लगेंगे, ठीक है। हाँ एंड द थिंग इज, वेयर इज माय पेन, सॉरी, ये रहा, हाँ जी। एंड द थिंग इज, द करंट जो ये जो करंट है हमारा यहाँ पे, ये आ गई जो उसको रेजिस्ट भी करेगा, ठीक है। जो आप कह रहे हो, मैं आई एम टोटली गेटिंग योर पॉइंट कि वो अंदर तो है ही ना, डेफिनेटली वो अंदर है, बट हाँ उस पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। देखो, हमें हमें स्विच बोर्ड जब ऑन करना होता है हमें रबर की स्लीपर्स पहननी पड़ती है, राइट? हाँ हाँ। यस। ठीक है, राइट। क्यों? सिर्फ एक रबर के स्लीपर पहनने से वो करंट रुक जाता है, हमें लगता नहीं है, ऐसा ही हो रहा है ना? यस। और आप कहोगे कि लेकिन हम तो है ना, हम तो कंडक्टर हैं, फिर भी हम चाहे रबर पहने चाहे कुछ भी पहने हमें करंट आना ही चाहिए। बट वो रबर between them. आर यू गेटिंग इट? Yes. But what I'm trying to say, you are not getting it. Look, let's take an example of an wire. या Okay, वायर के ऊपर से रबर कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, हम्म, but still the current flows between from the wire. ओके, यस, You can feel the current at the both ends, यस, right? यस, यस, यस। Why does not it happen here? That's what I'm trying to ask. देखो, द करंट डेफिनेटली विल गो, ठीक है, डेफिनेटली इट विल गो। यहाँ पे I'll try to make you clear what is exactly happening, Okay. ठीक है। जो करंट है वो जाएगा, ठीक है, थ्रू आउट द एक्सॉन इट विल डेफिनेटली ट्रैवल। लेकिन व्हेन आई एम सेइंग ना कि इट इज लाइक अ जंपिंग ऑफ करंट, इट इज लाइक दैट। तो इट इज जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक्सॉन फ्री है माइलिन से, तो इस पोर्शन में उनका स्पीड बढ़ जाता है। अच्छा। यहाँ पे उनका रिचार्ज ऑफ सिग्नल होता है, रिचार्जिंग होने लगती है, आयंस की एक्सचेंज होने लगती है इस एरिया में। यहाँ से तो क्योंकि आयंस इंटरचेंज हो सकते हैं ना, यस यस। राइट? तो ये वो वाला प्रोसेस है। अभी हम जब समझेंगे कि एक्सॉन में सिग्नल कैसे एक्चुअली में, मतलब इलेक्ट्रिकली कैसे ट्रैवल करता है, वो यही वाले पॉइंट्स होंगे, क्योंकि इन वाले पॉइंट्स पे वो एक्सचेंज ऑफ आयंस पॉसिबल नहीं है, जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके। ठीक है, तो डेफिनेटली वो अंदर से ही ट्रैवल करेगा, बट दिस इज जस्ट मतलब ऐसे ही समझाया जाता है कि इट फील्स लाइक जंपिंग ऑफ सिग्नल, और इसीलिए इसको नाम भी देते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्ट। सॉल्टेटरी या कंडक्शन, सॉल्टेटरी मतलब ये ना वो गेम नहीं होता वो कलाबाजी खाने वाला, उसको एक सॉल्टेटरी वर्ड तब यूज होता है, तो वहां से ये नाम भी आया है सॉल्टेटरी कंडक्शन, बिकॉज इट फील्स लाइक द करंट जो ट्रेवल कर रहा है इट इज जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो वट एवर यू आर सेइंग इज, आई एम टोटली अग्रीइंग विद दैट, मैं समझ पा रही हूँ और वो सही बात भी है, बट जो टेक्निकली जो हो रहा है ना, वो जब आयंस एक्सचेंज होंगे वो इस रीजन में होते हैं जाके, तो आपका जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है वो रिचार्ज होता है इस पॉइंट पे, ठीक है। और मीन वाइल ये वाले जो पॉइंट है वहां पे माइलिन क्या करेगा, प्रोटेक्टेड रखेगा आपके सिग्नल को, और उसको लीक आउट नहीं होने देगा। इंसुलेशन का मतलब यही है, वो लीक आउट नहीं होगा, जैसे हमें करंट नहीं लगता है रबर की वायर से, हाँ। है ना? तो वो लीक आउट नहीं होगा, वो सेफली आगे अंदर ट्रैवल करेगा सिग्नल। ओके। इज इट, है ना, इज इट मेकिंग सेंस? यस यस। ठीक है, बाकी अभी और क्लियर हो जाएगा जब हम इसका प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। बट अगर कुछ भी डाउट रहे ऐसा तो जरूर मुझसे पूछना बीच में, यस। ठीक है। नाउ देयर इज अ डिजीज कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अगेन एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है, एंड दिस अकर्स बिकॉज ऑफ डैमेज टू माइलिन शेथ। जब माइलिन शेथ हमारा डैमेज होता है नर्व का, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस होते हैं, एंड द सिम्टम्स इंक्लूड जर्की अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। नाउ कैन यू टेल मी कि ऐसे सिम्टम्स क्यों दिख रहे हैं हमें? वो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं ना, तो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही है, मतलब प्रॉपर कनेक्शन राइट, नहीं हो हाँ, क्यों? क्योंकि माइलिन डैमेज हो गया है, रही है।
माइलिन डैमेज हो गया तो देयर विल बी लीकेज ऑफ आयंस, लीकेज ऑफ चार्जेस होगा ना. Yeah, there will be no more inflation and it will राइट, cause those राइट, jerk राइट, राइट. तो इट movement. विल कॉज जर्क, हमें शॉक लग सकते हैं, जर्क्स लग सकते हैं. ठीक है. प्लस हमारे सिग्नल कंडक्शन भी कम हो जाएगा, मतलब स्पीड जो है उसका, इवन दैट विल बी रिड्यूस्ड, जो इसकी वजह से स्पीडी कंडक्शन हो रहा था. तो दीज चेंजेस विल बी सीन. नाउ दीज रीजन, ये जो छोटे छोटे रीजन यहाँ पे है ना एक्सॉन के जो अनकवर्ड है, इनको इनको भी नाम दिया गया है. दीज पीरियोडिक गैप्स आर रेफर्ड एज नोड्स ऑफ रैनवीर. ठीक है. इट रिचार्ज द सिग्नल एज इट ट्रेवल्स अलोंग द एक्सॉन. नाउ द नेक्स्ट part here is glial cells. Glial cells. Now the term glial is derived from glia or glue in Greek. ठीक है. इसका मीनिंग, ग्लाया का अपना मीनिंग ही होता है ग्लू या फिर टू स्टिक ऑन, जो स्टिक करते हैं. ठीक है. तो these glial cells are generally, they surround the neuron. न्यूरॉन्स के आसपास स्टिक करके रहते हैं and they perform various functions like it provide nutrients, it hold nutrient in place, produce myelin sheath. myelin sheath भी यही glial cell बनाते हैं. it help to form blood brain barrier. blood brain barrier क्या होता है? Any idea? No. How much blood required by brain probably? नहीं, there is actually blood brain barrier is a semi permeable membrane in the brain. एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है हमारे ब्रेन में जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं. और दिस मेम्ब्रेन एक्चुअली डिसाइड्स कि हमारे ब्रेन में कौन से आयंस अलाउड हैं जाने के लिए और कौन से नहीं. तो जो इंपॉर्टेंट है वो उसको जाने देती है, बाकी जो काम के नहीं है या जो फॉरेन पैथोजेंस है उसको वापस भेज देती है. ठीक है. तो दिस इज इम्पोर्टेंट हमारे ब्रेन में, जो कि ग्लायल सेल्स बनाते हैं. देन ग्लायल सेल ऑल्सो रिमूव पैथोजेंस, मतलब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डेड न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं, लाइक जो सेल डेड हो जाते हैं, उनको भी रिमूव करने में ये हेल्प करते हैं. नाउ वन इम्पोर्टेंट थिंग फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव हियर इज दैट ग्लायल सेल्स आर नॉन न्यूरोनल सेल्स. दीज आर नॉन न्यूरोनल. हम ऐसी गलती कर सकते हैं क्योंकि हम ग्लायल सेल्स को न्यूरॉन वाले एरिया में पढ़ रहे हैं तो हमें लगेगा अरे ये तो न्यूरॉन का ही पार्ट है. लेकिन एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से न्यूरोनल सेल्स कौन से नहीं हैं, तो हम ग्लायल को स्किप कर सकते हैं, राइट. बट दे आर नॉन न्यूरोनल सेल्स. ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं. दे देमसेल्स आर नॉट न्यूरोनल इन नेचर. आर यू गेटिंग दिस? तो Yes. है ना इसको, या तो इसको समझना और अपनी चीजों को नोट करना इज इम्पोर्टेंट. इट इज नॉन न्यूरोनल सेल. तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हम एग्जाम में करते हैं. ठीक है. देन मूविंग अहेड, वी हैव सेवरल टाइप ऑफ ग्लायल सेल्स, लाइक few in central nervous system, few in peripheral. Central you understand, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, that is central nervous system. Peripheral nervous system is PNS, जिसमें हमारा रेस्ट ऑफ द बॉडी आता है. ठीक है. नाउ अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो हेयर वी हैव एपेंडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लिया. नाउ एपेंडाइमल सेल्स फंक्शन टू फॉर्म सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये बनाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये फ्लूइड क्या करता है, हमारे ब्रेन में रहता है, हमारे ब्रेन रीजन में होता है, beneath the skull, एंड हमारे स्कल को शॉक लगने से बचाता है वहां पे. ठीक है. प्लस इट प्रोवाइड लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू आवर दैट ब्रेन रीजन. ठीक है. तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज वन ऑफ द एसेंशियल फ्लूइड विद इन आवर ब्रेन रीजन. देन एस्ट्रोसाइट्स फॉर्म बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर, जो अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, वो एस्ट्रोसाइट्स बनाते हैं. एंड इट ऑल्सो ऑब्वियसली एडिशनली प्रोवाइड लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू न्यूरॉन्स, हेल्प देम टू लाइक टू स्टे इन प्लेस, इस तरीके से. तो एक्स्ट्रा फंक्शंस भी हैं बट मेनली बीबीबी एस्ट्रोसाइट्स बनाते हैं. ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम होता है माइलिन शेथ बनाना इन सीएनएस. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कई बार. माइलिन शेथ कौन बनाता है इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम? ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाते हैं. लेकिन
अगर आपसे पूछा जाए आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शेड कौन बनाता है, तो यू विल से स्क्वान सेल्स। तो स्क्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन सेम होता है, माइलिन बनाना, बट लोकेशन अलग है। ये पेरिफेरल में ये काम करते हैं और ये सीएनएस में ये काम करते हैं। ठीक है। बट आपने तो पीछे कुछ और बताया था ना, क्या? लाइक वो कौन से सेल्स थे? माइलिन को कुछ और बनाता, आपने बताया था कुछ और। व्हाट इज दैट? व्हाट? हाँ, गाइलियल सेल्स। माइलिन हाँ, शीट जो फैटी मटेरियल से बनता है, और एक और हाँ, था। ये तो इसका कॉम्पोजिशन है। माइलिन शीथ किस चीज का बना होता है? दैट इज फैटी मटेरियल, लिपिड No, का बना होता है। you said that glial sheath makes the glial cells makes the myelin sheath. यस, बच्चे जो हम पढ़ रहे हैं ये दीज आर टाइप ऑफ ग्लायल सेल्स ओनली। Okay, like there is something written else on the top, so I get confused. ओके ओके, नहीं, इन द वेरी इनिशियल ओनली आई टोल्ड यू ना कि वी आर स्टडिंग टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लायल सेल। न्यूरोग्लाया लिखा है ना, न्यूरोग्लाया। एक सेल Yes. के लिए हम बोलते हैं ग्लायल, ठीक है, और ग्लायल का प्लूरल होता है ग्लाया। Okay. नाउ इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। सो दीज आर वेरियस ग्लायल सेल्स विच वी आर स्टडिंग स्पेसिफिक फंक्शनिंग के साथ। ठीक है, पीछे हमने कंबाइन पढ़ा था कि ग्लायल सेल मेन मेन ये काम करते हैं। नाउ ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, एपेंडाइमल, एस्ट्रो, ओलिगो, ये सब ग्लायल सेल के ही टाइप्स हैं। वी आर जस्ट गोइंग इनटू मोर स्पेसिफिक थिंग्स। इज इट फाइन? ओके। या सो ग्लायल, ओलिगो भी ग्लायल सेल है, स्क्वान भी ग्लायल सेल है, ये दोनों ग्लायल सेल्स हैं, लेकिन ये सीएनएस में पाया जाता है, ये हमारे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है, और इन दोनों का ही काम होता है माइलिन शेड बनाना। देन वी हैव माइक्रोग्लाया, जो कि इम्यून सेल्स या इम्यूनिटी में काम करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प आउट करते हैं। ये मैक्रोफेजेस बनाते हैं। मैक्रोफेजेस होते हैं जो फॉरेन पैथोजेंस को, फॉरेन मटेरियल को दे ईट अप, खा जाते हैं। ठीक है। एंड सैटेलाइट सेल्स, सैटेलाइट सेल्स का मेन काम होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूरॉन्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूरॉन्स, ये होता है सैटेलाइट सेल्स का काम। ठीक है। तो दिस इज जस्ट बेसिक ओवरव्यू ऑफ ग्लायल सेल्स। ये समझ आया सबको? यस। Yes. Yeah. ओके ओके ओके। मिस्टर आकाश, आर यू देयर? Yes. Yeah, I guess Meghna ma'am has texted me ki what is your registration name or email ID? She is not able to find. Can I share my screen? Yeah, you can type in the chat box. Okay, okay. I'll do that. Yeah. Okay. Is it visible? Hello? हाँ जी, हाँ जी। I'm just checking it. Okay. मैं एक बार भेज देती हूँ मैम को। Yes, done. Thank you. Okay, so let us try to move ahead. Now we'll try to understand how signal travels between two neurons. ठीक है, यानी कि एक न्यूरॉन 1 है, एक न्यूरॉन 2 है, इन दोनों के बीच सिग्नल कैसे ट्रैवल करता है ये समझेंगे। सो व्हाट हैपन बेसिकली, हमें इतना तो समझ आ गया था, डेंड्राइट से सिग्नल आता है और टर्मिनल तक जाता है।
और दूसरे टर्मिनल के बाद वो जब दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगा तो अगेन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से वो रिसीव होगा सिग्नल और उसके टर्मिनल तक जाएगा. बट व्हाट हैपेंस, दो न्यूरॉन्स के बीच में देयर इज अ गैप रीजन. ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में एक गैप रीजन होता है. यानी कि टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन और डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में देयर इज अ गैप रीजन जिसको हम बोलते हैं साइनैप्स. ठीक है. अब व्हाट हैपेंस, अभी हम पढ़ रहे थे ये सारा सिग्नल इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो टर्मिनल से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन के पास जाना होता है तो इस साइनैप्टिक रीजन में जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है. और उन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर. Those chemicals are referred as neurotransmitters. So these are chemical released by neurons that carry information across the synaptic region. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, दिस इज टर्मिनल रीजन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन. ठीक है. एंड दिस इज डेंड्रिटिक रीजन ऑफ सेकेंड न्यूरॉन. पहले वाले को हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं पोस्ट. प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. ठीक है. दिस इज द गैप रीजन जिसको हम सिनेप्स बोल रहे हैं. नाउ व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, these are like end terminals में यहाँ पे आप देख सकते हो, these are synaptic vesicles, sac like vesicles हैं. ठीक है. इसके अंदर आपके जो सिग्नल थे इलेक्ट्रिक वाले वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं. नाउ जब उनको सिग्नल मिलता है, ठीक है, यहाँ से उनको सिग्नल मिलता है कि टाइम आ गया है कि आप न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करो, तो वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन पे जाके फ्यूज हो जाते हैं. फ्यूज होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं. Now these neurotransmitter basically go and bind the receptor cell. Receptor क्या होते हैं, जो इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं. ठीक है. स्पेशल रिसेप्टर सेल्स होते हैं इनके लिए, जो कि यहाँ इसके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे मिलेंगे आपको. तो वो क्या करेंगे, न्यूरॉन्स को रिसीव करेंगे, न्यूरॉन उन पे जाके बाइंड करेंगे. बाइंड करने के बाद वो अपना मैसेज इनको दे देंगे, तो यहाँ पे मैसेज कन्वर्ट हो जाएगा वापस से इलेक्ट्रिक सिग्नल में और फर्दर न्यूरॉन में आगे चला जाएगा. अब जब न्यूरोट्रांसमीटर का काम खत्म हो जाता है, ये वापस से यहाँ से रिलीज हो जाते हैं रिसेप्टर से और वापस अपने वेसिकल्स में चले जाते हैं. दे रिसाइकल बैक बेसिकली. तो ये वापस से चले जाते हैं. दिस इज मच मोर क्लियर डायग्राम. अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आपका प्री सिनेप्टिक का टर्मिनल था, ये पोस्ट सिनेप्टिक का डेंड्राइट है. इसके पास होते हैं रिसेप्टर सेल्स. ये है सिनेप्टिक वेसिकल जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है. न्यूरोट्रांसमीटर अब ये इनको सिग्नल मिलता है, जैसे यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं. तो आसपास कोई अगर एक्टिविटी होती है ना, तो क्या होता है, कैल्शियम चैनल्स के थ्रू कैल्शियम आयन एंटर करते हैं. और जब ये कैल्शियम आयन एंटर करते हैं तो इस वेसिकल को समझ आता है, सिग्नल मिल जाता है कि नाउ देयर इट इज अ टाइम टू रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर. So this vesicle goes and fuse with the membrane and neurotransmitters are released. ये रिलीज हो जाते हैं सब. अब ये रिलीज हो जाते हैं तो क्या होता है, जाके रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं. रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं तो फर्दर सिग्नल दे देते हैं जो कि दूसरे न्यूरॉन में ट्रेवल करते हैं. इनका काम खत्म होने के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर वापस से रिसाइकल बैक हो जाते हैं अपनी वेसिकल. सो दिस इज द होल प्रोसेस. हाँ बोलो. What makes the calcium go into the neuron? ओके. तो देर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस. जैसे कि अगर हमारी कोई मसल एक्टिविटी भी हो रही है, ठीक है, तो वो क्या वहां पे कैल्शियम रिलीज होता है. वहां पे कैल्शियम रिलीज होता है एंड ये आपके यहाँ पे गेट्स हैं कैल्शियम आयन के लिए स्पेसिफिक बने हुए हैं. तो वो कैल्शियम आयन फिर यहाँ पे एंटर करेंगे और वो कैल्शियम आयन जब एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली फर्दर उनको सिग्नल मिल जाएगा. तो देर आर नंबर, आई हैव जस्ट गिवन यू वन एग्जांपल, बट देर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज सराउंडिंग दिस न्यूरॉन्स. ठीक है. और वो सब एक्टिविटीज जो हो रही होती हैं तो वो कैल्शियम आयन रिलीज करती हैं सराउंडिंग्स में, और जिससे फर्दर न्यूरॉन को सिग्नल मिलता है कि उन्हें आगे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने हैं. इज इट फाइन? Yes. Okay. ओके. ये समझ आया सबको? यस. ओके.
Okay, now we are going into one more like step ahead. ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इनिशियली बच्चों को, बट विल ट्राई टू डिकोड इट. हम इसको बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे. अभी तक ये पढ़ा कि दो न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल कैसे कंडक्ट हो रहा है. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक ही न्यूरॉन के अंदर सिग्नल कैसे कंडक्ट होता है विद इन अ सिंगल न्यूरॉन. ठीक है, फ्रॉम like throughout the axon of one neuron कैसे सिग्नल आगे कंडक्ट होता जाता है, हम उसको समझेंगे इसके अंदर. ठीक है, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव and not just for MA exams, it is for MA, MPhil, NET. like साइकोलॉजी के आप किसी भी एग्जाम में कभी भी बैठोगे तो ये जो भी आज आप पढ़ रहे हो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. Okay. So starting with this process of conduction of nerve impulse, there are 5 major phases. We will start from the resting phase. So resting phase is also referred as membrane potential phase. इसमें क्या होता है, जब हमारा न्यूरॉन रेस्ट पे होता है तो उसका जो मेम्ब्रेन होता है, उसके जो इनसाइड अंदर वाला जो होता है वो नेगेटिव चार्जेस मेंटेन रहते हैं ज्यादा, और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा मेंटेन रहते हैं. एंड दिस इज रिलेटिव इन नेचर. क्या होता है, बाहर ज्यादा सोडियम मिलेंगे आपको, कैल्शियम क्लोरीन भी होते हैं. ठीक है, और अंदर की तरफ ये पोटेशियम होते हैं और कुछ एनायंस भी होते हैं. बट जनरली जो इनका रिलेटिविटी होता है, कम ज्यादा वाला जो रिलेटिविटी है, वो ये है कि अंदर की तरफ नेगेटिव ज्यादा रहते हैं. ठीक है, कंपेयर टू आउटसाइड. ठीक, उसका वैल्यू कितना रहता है, -70 MV इनसाइड, विच इज माइक्रोवोल्ट. -70 MV माइक्रोवोल्ट. तो दिस इज इन वोल्टेज. हम फिजिक्स में पढ़ते थे ना स्कूल में, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते थे करंट वाले चैप्टर में. Yes. ओके, ठीक है. सो अच्छा, whosoever has joined just now, we are studying conduction of nerve impulse. ठीक है, ये वाला टॉपिक अभी हमने स्टार्ट करा है, तो you can understand it, right? ठीक है, तो वी आर एट द वेरी फर्स्ट स्टेज. हम रेस्टिंग पोटेंशियल समझ रहे हैं. तो जो एक्सॉन होता है उस न्यूरॉन का, हमने समझा कि अंदर की तरफ नेगेटिव मेंटेन रहता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव रहता है. अंदर का चार्ज -70 MV रहता है, विच इज माइक्रोवोल्ट्स. तो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि माइक्रोवोल्ट इज लाइक वोल्टेज, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे वो वाला यूनिट है ये. ठीक है, सारे जो चैनल्स होते हैं उस वक्त वो सब क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं. ठीक है, so this is the very first phase. Now what happens in the phase 2, जिसको हम graded potential बोलते हैं, there is a signal. So whenever there is a signal, कोई सिग्नल आता है, ठीक है, तो सोडियम चैनल जो होता है हमारे एक्सॉन में वो ओपन हो जाता है. तो सिग्नल आया, स्टिमुलाई आया और सोडियम चैनल ओपन हो गया. नाउ सोडियम चैनल ओपन हो गया तो अंदर क्या आएगा, बाहर से सोडियम आयन अंदर आ जाएगा. सोडियम आयन अंदर आ जाएगा तो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा बढ़ेगा. जैसे पहले -70 था तो अब -65 हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आया. लेकिन क्या होता है, इनिशियली जब आपका सिग्नल वीक आता है, ठीक है, सिग्नल इज वेरी वीक, तो सोडियम आयन जो चैनल गेट था वो एक ही खुला और बाकी वाले बंद है. एक ही खुला था, ठीक है, बाकी वाले बंद है. इट इज लाइक, ऐसा समझो इसको थोड़ा सा. सपोज आपको जाना है राष्ट्रपति भवन, ठीक है, आपका हो रहा है, आपके ना गेट्स है, सिक्योरिटी चेक्स, बहुत टाइट सिक्योरिटी लगी हुई है वहां पे. अब आप तो अभी फिलहाल यू आर नॉट दैट वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी तो है नहीं हम लोग, मेरे को तो कोई जानता ही नहीं है वहां पे, मैं जा रही हूँ वहां पे ऐसे ही घूमने चली गई हूँ, तो मेरी सिक्योरिटी चेक हो रही है. पहले गेट से तो मुझे एक बार जाने दिया वॉचमैन ने अंदर. जब मैं दूसरे लेवल पे गई सिक्योरिटी चेक पे तो उसने कहा, अरे आप कौन हो, आप यहाँ क्यों आए हो, हम आपको अंदर क्यों जाने दें, और मुझे रोक दिया. तो यानी कि बाकी के गेट्स बंद पड़े हैं क्योंकि
आई वॉज द वीक वन, वीक सिग्नल थी मैं, वीक स्टिमुलाई थी। ठीक है, तो ऐसे ही होता है जब सिग्नल वीक होता है, बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो बाकी के गेट्स नहीं खुलते हैं, तो जो पोटेंशियल जनरेट होना होता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ये वापस से वीक हो जाता है, फटाफट चला जाता है। तो इसलिए सिग्नल बहुत छोटा सा ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा सा ही बढ़ पाता है। तो दिस इज द स्टेज 2, और इसलिए इसका नाम था ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड मतलब जो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है ना, बस वो, इसको हम ग्रेडेड बोलते हैं, जो वीक फटाफट खत्म भी हो जाता है आके। इज इट फाइन? ये समझ आया? ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट फेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है हमारा। अब सिग्नल इफेक्टिव रहे, मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि सारे सिक्योरिटी गेट खुल जाएं उसके लिए। ठीक है, तो ऐसा है, अगर सपोज ऐसे करके ना, सपोज लगे हैं 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 सिक्योरिटी चेक लगे हैं मेरे लिए, और मेरा टारगेट है मुझे ना सिर्फ ये 3 क्लियर कर रहे हैं। अगर मैंने ये 3 क्लियर कर दिए ना, फिर मुझे आगे कोई नहीं रोकेगा, सब जाने देंगे। तो ये क्या हुआ, ये मेरा थ्रेशोल्ड है। ठीक है, अगर मैंने 3 दरवाजे क्रॉस कर लिए तो आगे मुझे सब जाने देंगे। ठीक है, या फिर मतलब अगर मेरा इतनी इन्फ्लुएंशियल में अगर मैं हुई तो एवरीथिंग इज क्लियर आगे। तो वैसे ही क्या होता है जब कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है जो कि आगे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो वो पहले गेट खुलता है, सोडियम अंदर आता है, फिर दूसरा गेट भी खुल जाएगा उसके लिए, फिर सोडियम अंदर आएगा। ऐसे करके सोडियम के सब गेट्स खुल जाएंगे और अंदर बहुत सारा सोडियम आ जाता है। ठीक है, तो जब ये वैल्यू थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को एक्सीड करती है, मतलब अंदर सोडियम आया, अंदर सोडियम आया, अंदर सोडियम आया इतना कि ये माइनस पहले 70 था, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव अंदर आए तो ये माइनस 55 तक आ गया सोडियम की वजह से। ठीक है, जब ये माइनस 55 तक आ गया तो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा। जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्रॉस हो जाएगा तो सोडियम के बाकी सारे गेट्स खुल जाएंगे और अंदर और भी ज्यादा सोडियम आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ठीक है, अब बहुत ज्यादा सोडियम जब अंदर आ जाता है तो क्या होता है, अंदर की तरफ पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं। इतना बढ़ जाते हैं कि हम कहाँ पहुंच जाते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर का जो पोटेंशियल है वो +40 तक चला जाता है। ठीक है, और अंदर का पॉजिटिव हो जाता है और बाहर का नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन फेज, क्योंकि इसमें पोलराइजेशन रिवर्स हो गया पूरा। पहले अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव था, अब अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव हो जाता है, बिल्कुल रिवर्स, उल्टा हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इसी को हम बोलते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, एक्शन पोटेंशियल फॉलोज ऑल और रिस्पॉन्स प्रिंसिपल, ऑल और नन रिस्पॉन्स प्रिंसिपल। ऑल और नन रिस्पॉन्स, इसका क्या मतलब है, या तो सिग्नल पूरी तरीके से ट्रैवल करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा। इसमें वीक सिग्नल या स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऐसा कुछ नहीं होता है, वीक सिग्नल की तो कोई जगह ही नहीं होती है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद सिग्नल या तो पूरी तरह ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा, तो या तो सिग्नल है या तो नहीं। इसलिए हम बोल रहे हैं एक्शन पोटेंशियल या तो है पूरी तरीके से या नहीं है। वीक एक्शन पोटेंशियल जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वीक या स्ट्रॉन्ग एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है, या तो वो होता है या तो वो नहीं होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑल और नन रिस्पॉन्स। ये समझ आया आप लोगों को एक्शन पोटेंशियल? यस मैम। या ओके, पक्का ना, कोई डाउट तो नहीं है? As we are going into much no, detail. actually, what you are explaining, I am understanding that, but it is a little bit of Yes, understanding first go. yes, yeah, right, right. Otherwise, क्योंकि what yeah, explained, I got that. yes, okay. Actually, वो ये ना, second time when you read it, I guess it will be much more clear to you. I guess so. Yeah, yeah. And this is so this is actually one of that very typical topic जो थोड़ा सा मुश्किल होता है initially समझना. So we are trying to simplify that only यहाँ पे.
Hi, is this the class for MPhil preparation? Yeah, it Clinical is. psychology. Yes, it is. Okay, okay. I just wanted to make sure. Yeah, it is actually. I guess you have joined late. Yes, yes. I Yeah. couldn't join through my laptop, so I had to get a link on my WhatsApp. Okay. So basically, we are doing conduction of nerve impulse. So we started the class from the very basics of nervous system. What is nervous system? What is neuron structure and function of neuron? And now we are trying to Yes. understand how a signal travels within a neuron or how action potential is generated. So we are trying to decode the whole concept. Okay, okay. Okay. Yeah. Okay. Now, entering into the next stage after action potential, what happens? अभी अंदर क्या हो गया था? Inside it was positive, outside it was negative. But as you know, हमारी body का एक system होता है, that is homeostasis. यानी कि our body is very smart. ठीक है, वो जो कुछ भी हमारी body में changes आते हैं ना, उसको वापस से rebalance कर देता है. So same happens. Yeah. होम्योस्टैसिस होता है जो हमारी बॉडी में जो बैलेंसिंग होता है ना ऑफ आयंस और केमिकल्स, उसको होम्योस्टैसिस बोलते हैं. हम है ना, हमारी बॉडी का केमिकल बैलेंस मेंटेन करना, दैट इज होम्योस्टैसिस. तो बिकॉज आवर बॉडी इज सो इंटेलिजेंट, तो उसकी आदत होती है जो भी चेंजेस आते हैं उसको वापस नॉर्मलाइज कर देता है. तो क्योंकि अब ये चेंज आ गया है बट हमें वापस नॉर्मल भी होना है इन चीजों को लेके, तो जो नेक्स्ट स्टेज होता है दैट इज रीपोलराइजेशन. वापस से रीपोलराइजेशन होना चाहिए. अब ये कैसे होता है? वी ऑल्सो हैव पोटेशियम गेट्स. पोटेशियम चैनल्स भी होते हैं हमारे पास सोडियम के साथ साथ. सो व्हाट हैपन, पहले फर्स्ट थिंग द सोडियम गेट्स आर क्लोज्ड. ठीक है, सोडियम आयन आ रहे थे ना अंदर, अब और कितना अंदर आएंगे? अब तो हो गए बहुत सारे, यहाँ हम +40 तक पहुंच गए थे. अब क्या होगा? रिपोलराइजेशन के लिए पहली चीज जो है वो सोडियम गेट आपके क्लोज हो जाएंगे. ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी? आपके ये जो पोटेशियम के गेट्स हैं वो खुल जाएंगे. अब जब ये ओपन हो जाएंगे पोटेशियम गेट्स, व्हाट विल हैपन? द पोटेशियम विच इज इनसाइड द मेम्ब्रेन, जो अंदर पोटेशियम आयंस हैं, दे विल फ्लो आउट. ओके, दे विल मूव आउट. पोटेशियम बाहर जाएगा. पोटेशियम पॉजिटिव होता है और हमें करना क्या है? बेसिकली ये जो अंदर बहुत सारा पॉजिटिव आ गया है इसको वापस से बैलेंस आउट करना है. ठीक है, नॉर्मलाइज करना है. तो अंदर से क्या हो रहा है? पॉजिटिव बाहर भेजा जा रहा है, तो पोटेशियम बाहर जाता है. ठीक है, ताकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीस्टोर हो सके. इतना समझ आया? ओके. सो व्हाट हैपेंस, अब क्या होता है? जैसे घर में फॉर एग्जांपल गेट खुला रह जाता है और घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो तो वो बाहर की तरफ भागता ही जाएगा. हम गेट बंद करना भूल गए हैं, बच्चे बाहर भाग रहे. सो व्हाट इज हैपनिंग? इस केस में भी क्या होता है? पोटेशियम का गेट खुला रह जाता है. और जब पोटेशियम का गेट खुला रह जाता है तो एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयंस गोज आउट. ठीक है, तो वो गेट देर तक खुला रहता है, इस चक्कर में ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम बाहर चला जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस? एक्सेस ऑफ पोटेशियम गोज आउट. इस चक्कर में बहुत सारा पॉजिटिव बाहर चला गया. तो हमें क्या आना था? हमें तो यहाँ पहुंचना था, -70 MV तक आना था. बट ड्यू टू एक्सेस रिलीज ऑफ पोटेशियम फ्रॉम इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, हम लोग -70 MV से भी नीचे चले जाते हैं. समवेयर हम लोग लाइक -80 और 5 और समथिंग, हमारा पोटेंशियल इतना कम हो जाता है, इट ड्रॉप्स डाउन -70 से भी नीचे, क्योंकि एक्सेस में पोटेशियम, एक्सेस में पॉजिटिव आयन बाहर चले जाते हैं, इसलिए अंदर एक्सेस में नेगेटिव क्रिएट हो जाता है, विच इज नॉट नॉर्मल. और इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन. ओके, दैट इज व्हाई दिस फेज इज नोन एज हाइपर पोलराइजेशन. ठीक है, नाउ there is one more thing. There is a term called refractory phase. तो हाइपरपोलराइजेशन वाले फेज को ही हम रिफ्रैक्टरी फेज भी बोलते हैं. नाउ इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टरी फेज का मतलब ये है कि ये वो वाला टाइम पीरियड है जब आपके न्यूरॉन में कोई नया सिग्नल नहीं आ सकता है. मतलब when this is happening, when this signal is traveling within the neuron,
the neuron will not accept any other stimuli or signal. वो दूसरे किसी सिग्नल को नहीं लेगा या उसको नहीं ट्रैवल कराएगा जब तक ये वाला फेज चल रहा है. Are you getting my point? One signal can be traveled at a time, and that is why it is called as refractory phase. Is it fine? Yes. ठीक है. ओके, तो रिफ्रैक्टरी फेज के भी ना दो टाइप्स होते हैं बेसिकली. एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव. नाउ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी फेज एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी फेज. तो मैं इसलिए बता रही हूँ अगेन, रिफ्रैक्टरी फेज पे तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. ठीक है, वेदर इट इज एमफिल, एमए और नेट, सब में आते हैं. सो अगेन दिस is your homework, whether you like continue with me or not, but still I would like you to read about this कि absolute refractory phase क्या होता है, relative क्या होता है, because that will give you more insight into that. ठीक है, so please note that. ठीक है, absolute and relative, otherwise you will miss out to study that. Then sodium potassium pump is there. अब क्या हो गया, यहाँ पे हम -85 तक चले गए, विच इज अगेन नॉट नॉर्मल. ये भी नॉर्मल नहीं है, हमें तो -70 पे आना है. सो उसके लिए अब सोल्यूशन क्या है, वहां पर होता है एक सोडियम पोटेशियम पंप. तो देयर इज वन सोडियम पोटेशियम पंप इन द मेम्ब्रेन जो वापस से सोडियम और पोटेशियम की रीशफलिंग करता है. तो फिर से कुछ पोटेशियम आयन हमारे बाहर और सोडियम आयन अंदर, ऐसे करके मतलब सोडियम पोटेशियम आयन की फिर से रीशफलिंग होने लगेगी. ठीक है, सो दैट रीशफलिंग हेल्प्स इन रीस्टोरिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बैक. तो वापस से सोडियम पोटेशियम रीशफल होंगे और हम वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल फेज में आ जाते हैं, जहां पे अंदर का -70 MV मेंटेन रहता है और सारे के सारे चैनल्स फिर से क्लोज हो जाते हैं. So this is the whole process of conduction of nerve impulse within a single neuron. ये समझ आया? Yes. Also, can you repeat the absolute and what to read about? Yeah, absolute and relative refractory period, refractory phase. Yeah, absolute and relative. Phase. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Okay. Okay. So there is a graph. I guess that will summarize everything to you again. So we'll try to understand. Initially, we are at the resting potential phase. The inside of the membrane is -70 MV, right? Now, when there is a weak stimulus, initially जब weak stimulus आता है तो failed initiation होता है, जिसको हम बोलते हैं graded potential. ठीक है, क्योंकि threshold क्रॉस नहीं हो पाता है. लेकिन जब कोई अच्छा strong सिग्नल आता है कि वो threshold को क्रॉस कर जाए, तो क्या होता है, depolarization is generated. Why? Because sodium, more and more sodium ions enter. More and more sodium ion enter, तो जो inside होता है वो प्लस पॉजिटिव 40 तक पहुंच जाता है, +40 तक, राइट? अंदर का +40 MV हो जाता है. इसलिए we refer call it as depolarization phase and action potential is generated. Now, in order to repolarize it, in order to again balance out things, what happened? Potassium ions, they move out from inside to outside, बैलेंस आउट करने के लिए चीजों को. और ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन फेज. बट व्हाट हैपन, पोटेशियम का जो गेट होता है इट रिमेन ओपन फॉर लॉन्गर पीरियड, ज्यादा टाइम के लिए ओपन रह जाता है. तो ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम बाहर चला जाता है, एक्सेस में चला जाता है. तो क्या होता है, हम -70 से भी नीचे आ जाते हैं, हेयर ये -85 और समथिंग. ठीक है, और इस फेज को हम बोलते हैं hyperpolarization. ठीक, now to again ये to undo this, to normalize this, there is sodium potassium pump, or this sodium potassium pump reshuffles sodium and potassium to restore the balance, and again we come back to -70 MV resting phase में वापस आ जाता है न्यूरॉन का मेम्ब्रेन. And this whole period is
referred as refractory period, and at this particular period neuron cannot conduct any other signal. Okay, this is the whole process of conduction of nerve impulse. Now हाँ पोटेशियम जी मैम पोटेशियम और सोडियम रिफ्रैक्टिव पीरियड में पंप करता है, तब जाके वो रेस्टिंग स्टेट में आता है। जी 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 राइट। अच्छा, मतलब पहले ही रेस्टिंग स्टेट में नहीं पंप होता है, उससे पहले ही रिफ्रैक्टिव पीरियड में ही वो शुरू हो जाता है पंप करना। हाँ हाँ बिल्कुल, तभी तो रेस्टिंग में वापस आ पाता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो अगेन दिस इज द होल ओवरव्यू और समरी ऑफ द प्रोसेस। प्लीज आप एक बार इसको दोबारा देख लो, समझ लो। आई विल गिव यू few minutes and then you can ask me questions or doubts if you have. आई थिंक मैम वो जो आपने अभी ग्राफ दिखाया है जी वो ज्यादा क्लैरिटी, हाँ ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज्यादा दे रहा है। ओके ग्रेट ग्रेट। प्लस 40 इसका ये मैक्सिमम सोडियम का इंक्रीज होता है इसमें। हाँ में जी 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 मैक्सिमम पोटेंशियल। तो क्या उसकी ये 40 प्लस लिमिट है कि ये उससे भी ज्यादा होता है? नहीं एक्चुअली हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे। बेसिकली व्हेन यू लाइक गो इनटू बुक्स, जब आप बुक स्टडी करोगे ना तो आपको हर बुक में शायद थोड़ा बहुत वेरिएशन दिख सकता है। लाइक जैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू भी एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं एंड यहाँ पे इट इज -55। तो बट डिफरेंट बुक्स हैव डिफरेंट नंबर्स, कोई -55 लिखता है, कोई -50 लिखता है। तो बुक्स में भी आपको थोड़ा थोड़ा वैल्यू में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। तो हम लोग उसको एक एवरेज लेके चलते हैं। इट्स लाइक अप्रोक्सीमेट। या अप्रोक्सीमेट। ओके। मैम ये फेल इनिशिएशन का मतलब क्या है? ये वो जो मैंने आपको बताया था, जब अगर कोई वीक सिग्नल आता है, ठीक है, और वीक सिग्नल आता है, पहला सोडियम गेट तो खुलता है, पर वो सिग्नल इतना वीक था कि बाकी के सोडियम गेट चैनल्स नहीं खुल पाते हैं। ठीक है, तो वो फर्दर सिग्नल ट्रैवल नहीं करता है ना, तो वो फेल हो जाता है, थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा उससे। तो वो इनिशिएशन फेल हो जाता है। वो इनिशिएशन फेल हो जाते हैं। ओके। अच्छा मैम, जैसे भी ब्रेन किसी भी तरह के स्टिमुलाई को लेता है और जो स्टिमुलेशन होता है, तो वो किसी भी तरह के स्टिमुलेशन में ये पूरा प्रोसेस होता है। यस यस। ऐसा तो नहीं कि उसमें भी एक रेंज में होता हो कि इसमें डिपोलराइजेशन ज्यादा होता है इस तरह के स्टिमुलस में? नहीं 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 नहीं, हमने पढ़ा था ना ऑल और नन प्रिंसिपल फॉलो होता है, या तो है या तो नहीं है। अच्छा अच्छा, या तो होगा या तो एकदम नहीं होगा। नहीं, यस यस। अच्छा मैम, Ma'am, I kind of joined late, so if possible, could you please give me the summary of this diagram, please? Yeah. हाँ. Thank you. Okay. So एक बार मैं समराइज करती हूँ दोबारा से. I'll try to summarize it from here. Then वापस will come back to graph. So basically what is happening, हम पढ़ रहे थे एक न्यूरॉन के अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, विद इन द एक्सॉन. ओके, आर यू अवेयर ऑफ दैट? एक्सॉन के बारे में आप जानते हो? Yes, yes.
ओके ओके, तो विद इन द एक्सॉन रीजन सिग्नल कैसे कंडक्ट होता है, दिस वी वर स्टडीइंग. सो देयर आर बेसिकली सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल्स, ठीक है. एंड रेस्टिंग फेज में जो अंदर का पोटेंशियल होता है दैट इज -70 MV, ये मेंटेन होता है, बाहर पॉजिटिव रहता है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेनेवर देयर इज अ सिग्नल, कुछ छोटा सा सिग्नल आता है, स्टिमुलस आता है, तो सोडियम चैनल पहले खुल जाता है और अंदर सोडियम ट्रैवल करता है. When sodium enters inside, तो ऑब्वियसली जो इसका पोटेंशियल है वो थोड़ा सा राइज करेगा, लाइक -70 की जगह हम -65 पे आएंगे. बट अगर सिग्नल वीक होता है तो हमारा जो इनिशिएशन होता है, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का, वो फेल हो जाता है, ठीक है. बट अगर सिग्नल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर रहा है, थ्रेशोल्ड इज -50 और -55 MV, ठीक है. मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है अगर वो उसको क्रॉस कर रहा है तो more and more sodium gates will be opened. सोडियम गेट ज्यादा खुलेंगे तो अंदर ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन आएंगे, सोडियम आयन आते जाएंगे. अब जब अंदर बहुत सारा सोडियम आ जाएगा तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल विल गो टिल +40 और +50, इतना चला जाएगा, ठीक है. +40 MV तक चला जाएगा क्योंकि अंदर बहुत सारा पोटेशियम आ चुका है, सॉरी सोडियम आ चुका है. नाउ ये कहलाता है हमारा एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल. दिस इज रेफर्ड एज एक्शन पोटेंशियल, और इसको ही हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, क्योंकि अंदर का पॉजिटिव हो जाता है और बाहर का नेगेटिव हो जाता है. तो कंप्लीटली रिवर्सल हो गया मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, इसलिए हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन. नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ मेम्ब्रेन विल ट्राई टू रीपोलराइज इट, वापस नॉर्मल होने की मेम्ब्रेन कोशिश करता है. उसके लिए नाउ पोटेशियम गेट्स आर ओपन और सोडियम गेट्स आर क्लोज. सोडियम बंद हो जाएगा ताकि अंदर और सोडियम ना आए और पोटेशियम के गेट्स ओपन हो जाएंगे. अंदर जितना भी पोटेशियम है वो बाहर जाना शुरू करता है, ठीक है, क्योंकि अंदर से पॉजिटिव हमें बाहर भेजना है वापस से नॉर्मल होने के लिए. बट व्हाट हैपन, ये रीपोलराइजेशन फेज में होता क्या है, पोटेशियम के गेट्स दे रिमेन ओपन फॉर अ लॉन्गर टाइम, ज्यादा टाइम के लिए गेट खुला रह जाता है. एंड एक्सेस ऑफ पोटेशियम गोज आउट. व्हेन एक्सेस ऑफ पोटेशियम गोज आउट तो क्या होता है, हमें अंदर का जो -70 पे हमें आना होता है ना, हम उससे भी नीचे चले जाते हैं, मतलब समवेयर अराउंड -85 MV समथिंग, हम बहुत कम हो जाता है अंदर का चार्ज, ठीक है. और इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, इस फेज को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन. नाउ इसी में हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टरी फेज होता है इसी ड्यूरेशन में, कि जब हमारा जो न्यूरॉन है वो ऑल टुगेदर कोई नया सिग्नल नहीं लेगा, ठीक है. देन इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे पास होता है सोडियम पोटेशियम पंप, जो वापस से सोडियम और पोटेशियम की रीशफलिंग करता है, ठीक है. और रीशफलिंग करता है तो वापस से ये जो हमारा नेगेटिव चला गया था एक्सेस में, वो वापस से -70 पे आ जाता है अंदर का, और बाहर का पॉजिटिव रहता है. तो हम वापस से रेस्टिंग फेज में वापस आ जाते हैं. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. Thank you. Got it. Got it? Any queries or doubts? I got the most of it. So action potential is when at least there is +40 charge of sodium inside. Yes. Yes. Okay. And from the action potential, then it comes to depolarization again. Repolarization. Action, because action potential is itself depolarization, ना? उल्टा हो गया था ना इनिशियल का, इट वाज रिवर्स, राइट. तो उसके बाद रिवर्स होगा, रीपोलराइजेशन होगा. Okay, got it. Thank you. Okay. So other rest of the students, is it clear with everyone? किसी को कोई भी डाउट या? हाँ पूछो. ये जो पूरा प्रोसेस है, क्या मतलब हम जस्ट आस्किंग फॉर क्यूरियोसिटी, इसी के कारण क्या एपिलेप्टिक सीजर्स वगैरह डेवलप होते हैं इंडिविजुअल्स में? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. इफ दिस फंक्शनिंग इज नॉट नॉर्मल, ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं कुछ दिक्कत आ रही है इस कंडक्शन में तो डेफिनेटली हाँ हो सकता है. ओके. नाउ इज इट फाइन विद एवरीवन? किसी को कुछ भी क्वेरी है? डिड यू गेट द होल थिंग? या ठीक है, समझ आया ये? जी. Yes. Okay, this whole concept is very important for
any of the psychological exams. Okay, whether you sit for any of the entrance exam or any of your competitive exams, this portion is very important, and generally students like find it bit difficult to understand. Okay, so that's why we try to decode it. Yeah, actually it is already a complex process. Yeah. Okay, so actually I am from a biological background. As I've told you in the earlier session only now, because I did double postgraduate degree. So my initial post graduation was in biochemistry. Okay. Okay, so that's why I tried to figure this concept out. Okay, now you can ask me any doubt, queries or something related to coaching. कुछ भी आप जानना या पूछना चाहते हैं तो you can. So, what's the schedule of the classes in a week? Okay, it's like at least 4 days a week. At least I'm saying at least because it may exceed. And timings are generally 4 to 6. This is for MPhil. I'm telling you because I guess you want to do that only, na? So I'm specifically telling you for that. For master students, it is 3 days a week. Okay. Okay. Yeah, it is 3 days a week for master students, and for MPhil or for NET, it is at least 4 days a week. कम से कम वो बढ़ जाता है. Generally, it exceeds on. Okay. And timings are 4 to 6. Yeah. Because generally in the morning time, students do have their classes and all, and the people who are working also, so they have their schedule. So that's why. Yeah. And what are the timings for master classes? Master's classes generally it is 3 to 5 or something. Okay, so how are we gonna get our notes or something? Yeah, some kind of reading material. Yes, definitely. Once you get enrolled, you will get all your reading material that will be posted to you. Okay? Then also, अच्छा reading material में you have an option कि आप online भी आपको reading material available हो जाता है सारा, because अभी due to COVID बीच में ऐसा phase आया था ना, तो we provided all the reading material online itself. क्योंकि posting भी रुक गया था हमारा, right? But I guess things have been resumed, तो आपको reading material मिल जाएगा. Then you will be getting mock tests, ठीक है? For each and every topic in detail. Then you will be getting ये mock test हो गया. Then recordings, most importantly, your each and every class will be recorded. So you will be getting access to all the recordings of the classes. So what happens? उसका benefit. Nibha, please switch off your mic. The voice is echoing. Yeah, thank you. So I was saying कि whatever, whichever class you are taking, it is being recorded. Okay. So what happens if you miss any of the class due to any of urgent reason? So you can always go back to the recording of the class. You can study that, and you can like join from the next day from the same page, right? ताकि आपका मिस आउट ना हो, कि ऐसा ना लगे मैंने मिस कर दिया, मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है. सेकेंडली बेनिफिट रिकॉर्डिंग्स का ये रहता है फ्रॉम whenever you are having exams and all, तो जब so whenever you are having your revision phase, तब also at that time also you can always turn on your recordings. आप फिर से सुन सकते हो मैम ने क्या बताया था, क्या डाउट्स थे हमारे, what was the concept. तो रिविजन में भी रिकॉर्डिंग्स हेल्प आउट. ठीक है. So again you will be getting recordings for each and every class, plus you will also be getting few previous year recordings भी आपको मिल जाती हैं, because ऐसा भी कभी कभी होता है few students they want to study more at a single point of time. तो क्लास में जो चल रहा है वो भी पढ़ रहे होते हैं, but at the same time they are doing some self study जो अपने आप पढ़ रहे होते हैं, तो उनको उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती हैं. जो ऑलरेडी वो दूसरे टॉपिक्स पहले हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती है, ताकि वो अपने पेस पर भी थोड़ी और पढ़ाई अगर उन्हें करनी है तो दे कैन डू सो. सो आई गेस सब कुछ हो गया है. और एंड हाँ, वी ऑल्सो हैव बुक्स एंड ऑल ऑनलाइन अवेलेबल जो होती हैं, तो रिसोर्स बुक्स का आपको लिंक भी शेयर हो जाता है. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? If I may be missing out. Yeah. What's the duration of this whole course? 6 months. Okay.
and just like if I start next month, Yeah. It's gonna go for 6 months. Yeah. And the material I'm telling, that will be provided for 1 year. Like Okay. recordings, access to recordings, your notes तो obviously वो तो आप ही के हो गए, ठीक है? And the mock test links. So these all things will be provided for 1 year duration. Is there gonna be assistance in applying for colleges? Yeah, definitely. Special interview classes are being scheduled. This is for everyone, yes. Like for MPhil, MA or NET, this is for everyone, I'm telling. Special interview classes are being conducted. ठीक है? Just before your exam. जैसे अभी बच्चों के एग्जाम्स हुए ना, RML का एग्जाम हुआ था. Then I guess one more exam was conducted recently. Then अभी IBHAS का एग्जाम आने वाला है. ठीक है? नेट का I'm conducting one webinar tomorrow for net classes also. So special interview classes की बच्चों के interviews के वक्त उनको guidance देना और special tips and guidance classes, these all are being conducted. तो उन चीजों में आपको guidance definitely मिलेगा. And also when to apply, how to apply, can we get guidance on that? Yeah, definitely. Because sometimes we miss out on the dates of admission. Like इतने सारे colleges होते कई बार हो जाता है मेरे. Actually, you won't because we have a group na, student WhatsApp group. So there are like number of students on the group. So they keep also मतलब even they keep sharing things and all ना उस हाथ के साथ. हम लोग तो बताते हैं ही. Definitely we keep updating things. But ऐसा होता है बच्चे इतना फास्ट फॉरवर्ड होते हैं कि हमसे पहले हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा होता है उनकी साइड से. So you are not going to miss out anything for sure. ऐसा तो नहीं होगा. मैम एंट्रेंस के लिए कोई स्पेशल कोई स्ट्रेटजीज वगैरह या अप्रोचेस वगैरह भी आप ही लोग एक्सप्लेन करेंगे? जी, हम ही लोग बताएंगे वो एंट्रेंसेस के लिए. क्योंकि मेरा तो ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जी. सिलेबस है वो मेरे जो एग्री का सिलेबस था उससे थोड़ा डिफरेंशिएट करता है. आपका BHU का सिलेबस जहाँ तक मुझे ध्यान है इट समवेयर रेजोनेट्स विद नेट सिलेबस. या हाँ. तो यू नीड नॉट टू वरी. वी एक्चुअली फॉलो नेट सिलेबस एज द बेसिक फ्रेमवर्क. क्योंकि इसके बाद मुझको एमफिल के लिए करना है तो अभी मैं एमए का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ. जी, मुझे लगता है अगर एक्चुअली मेरा मेन गोल है मैम क्लिनिकल साइकोलॉजी में जी पढ़ना. जी. पहले एमए है तो फिर उसके बाद एमफिल करना है. यस साकेत, वन थिंग आई मस्ट टेल यू, अगर आप एमए की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं ना, विल ऑल द सिलेबस इज बीइंग कवर्ड, आपको एमफिल के लिए दोबारा से कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑनेस्टली. Because once the concepts are clear, you can apply it each and everywhere. You will be succeeding in each and every entrance exams. And ये सब में सिर्फ as a booster या as a होता है ना कि सिर्फ बताने के लिए कि कोचिंग से ऐसा हो जाएगा, वो नहीं मैं आपको कह रही हूँ. I'm just telling this in general कि once you work on the concept, अगर आप concept पे काम करते हो, it is going to help you at very long. And and I'm telling all of this from my personal experience. As I've already told you people that initially I was not from psychological background. I had masters in biochemistry, right? ठीक है सिमरन, आपने भी मुझे यही बोला था. I guess you had that doubt यार मैं psychology से नहीं belong. Yeah. Right. That is my main concern, that I'm not from a psychology background. I've just studied two papers of psychology. Don't worry about that. आपने 2 पेपर पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में मैंने वो भी नहीं पढ़े थे. It's like, are you guys gonna like explain it from the basic point? Because today's topic was a little complicated to understand. ये टॉपिक, दिस इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट टॉपिक, तो इसलिए आई ट्राई टू डिकोड इट, बट एज यू हैव नोटिस्ड आई स्टार्टेड इट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ इट. Yeah, initially. As I said, you are explaining it in a nice way, but it's a little difficult to understand in first go. Yes. But again, gradually it will be very normal to you. Okay? So it is like that. So again, whether you join it or not, that's another second chance. But the thing is, you need to work on the concepts. This is must for each and every student. ठीक है, आपको हमेशा कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है. हमारे एग्जाम्स अगर क्लियर नहीं होते हैं उसका रीजन सिर्फ एक होता है,
हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे नहीं फोकस करते हैं, हम वी मिस आउट थिंग्स, वी मिस आउट द कॉन्सेप्ट्स, या कुछ हम सेल्फ अजम्पशन वाली पढ़ाई कर लेते हैं, वी अज्यूम दैट वी हैव स्टडीड और अंडरस्टूड अ पर्टिकुलर थिंग, बट हम कंसेप्चुअल डिटेल्स में नहीं जाते हैं. अगर हमारा बेस एक बार क्लियर होता है ना, तो वी कैन like clear any exam. So again, being from a non-psychological background, when I first studied psychology, which was altogether new for me, I started it from ABCD, the very basics of it, and then I applied for the NET exam, and within that duration, within that 50 days preparation, I cracked JRF. So from that experience, I am telling you ki you just need to work on the concept. If I can do it, definitely you guys can do it. I'm very sure of that. So that is the thing. Also, if like 4 to 6 is not suitable timings for me, yeah, how can I go about it? Okay. Okay. What are your suitable timings? Like any time in the morning, probably. Okay. So, what we can do? Then you can go for the e-learning kind of thing, like all the recordings, all the mock tests. Okay. Matlab, live classes will be opted out from that, but you will be getting all the recordings. Okay. Yeah. Or so if I can join that 4 to 6, then it's good. Otherwise, I can get the recordings of the classes. Yes. Okay. Thank you. ठीक है. So that's all from my side. और हाँ, क्लास एक बार मैं यहाँ पूछना जरूर चाहूंगी हमेशा की तरह कि if you want to give me any feedback, how was the class, or did you understand the things or not, or any suggestion which you want to give, I'm always open for that, because it is always about learning something new. So you can. The class was great, man. Yeah, I really enjoyed it. Okay. It was nice. ठीक है. Okay, thank you so much, or hoping to see you soon again, and in case you have any further doubts, you can contact Meghna ma'am or Atul sir. Akash, how can I continue joining the classes? You can contact back to Meghna ma'am. मैं number share कर देती हूँ, और अतुल सर से भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं if you want to like negotiate with the amount and all. ठीक है, I'm not just being that much aware of the things in that domain. Yeah, मैं नंबर शेयर कर देती हूँ. मैं आपको मेघना मैम और अतुल सर दोनों का नंबर देती हूँ. ठीक है. Ma'am, I want to ask one thing more. Yeah, sure. Actually, there's multiple courses like organizational behavior and counseling and guiding and general psychology. Yes. And psychopathology. तो ये सब क्या सारे सेशंस की टाइमिंग एक ही होगी कि इसके लिए भी मुझको अलग अलग से अटेंड करना पड़ेगा? नहीं, ये आपको ये ना सिलेबस वाइज आता जाता है. जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने अभी बायो वाला पढ़ा. ठीक है, तो बायो विल बी कवर्ड. अभी बायो की क्लासेस चलेंगी एंड दैट विल बी कवर्ड. देन बायो के बाद क्लिनिकल विल बी स्टार्टेड, तो आपका क्लिनिकल चलता रहेगा, दैट विल बी कवर्ड. ठीक है, ऐसे ही आपका फिर ऑर्गेनाइजेशन वाला आएगा, दैट विल बी कवर्ड. So I can cover up to the next year of April month because BHU entrance. हाँ, आराम से रिवीजन भी हो जाएगा तब तक. तो BHU entrance paper will be conducted in the month of May and April. जी. So that's why I want to cover up at that time. नहीं, आराम से हो जाएगा तब तक. तो you might have been like revising all the stuff. सब कुछ रिवीजन भी हो जाएगा. And I want to ask one thing more. That, the people should means the candidate should say that you have to prepare more for strategies, not for more studies. मतलब मैंने सुना है कि मतलब आप स्टडीज कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजीज ज्यादा अच्छी. देखो,
क्रैक करने की स्ट्रेटेजी तो मैं ही आपको बता दूंगी, बिकॉज यू एज यू नो कि आई हैव क्रैक थिंग्स इन अ सिंगल गो. ठीक है, ठीक है. तो आई गेस स्ट्रेटेजी के लिए तो आई कैन स्टिल से कि आई कैन टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. तो दैट आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू स्ट्रेटेजीज वाला पार्ट. बट अगेन पहली चीज है आपके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए. स्ट्रेटेजी इज सेकंड थिंग, वो आपको डेफिनेटली सिखाई जाएगी. जैसे मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बता रही थी कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पूछा जाएगा. ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करना है दैट इज माय टास्क. वो तो मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूंगी उसके लिए. बट अगेन द पहला स्टेप जो है ना वो कॉन्सेप्ट होता है. अगर वहां पे हम गड़बड़ कर रहे हैं तो हम कितनी भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ले, नथिंग विल वर्क. We must be clear on concept. Yes, that is the main criteria. तो वहां पे हमें गड़बड़ नहीं करनी है. Another thing I would like to tell you कि जैसे बायो मैंने आज आपको पढ़ाया है, तो we have few more faculty with us. जैसे क्लिनिकल के लिए we have Trisha ma'am, स्पेशली रिसर्च के लिए we have Vijendra sir. So because a single person cannot be expert in each and every topic, right? So we have specialized faculty for specialized areas. Okay. It is like that. And ma'am, I have one more question. Yeah. Abhi to classes are going online. But in case if government allows us to open, can I switch it back to classroom classes? Yeah. Actually, हमारा जो यहाँ पे कोचिंग हो रहा है पहले से ही, इनफैक्ट पहले से ही इट इज बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन, वो साइमल्टेनियसली चलता है. मतलब earlier when there was no lockdown, what used to happen, the students who were interested in coming and having the live class, they used to come to the center, and at the same time the students who are interested in online classes, so they used to take classes online. So समझ रहे हो, at the same time both things are going on. Okay. And so, I guess your institute is in Delhi itself, right? Yeah, Delhi itself. So we do have students from various places ना. तो जो दूर वाले होते हैं वो definitely online पर रहते हैं, और जो पास वाले होते हैं वो हमारे पास आ जाते थे, हमारे सामने बैठते थे. तो even we used to feel good sometimes कि अच्छा someone is there in front of us जिसको हमें पढ़ाना है. Thank you. Okay, so I have given you sir's number. मैं एक नंबर और शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ. That is मेघना मैम्स 935468686068. So this is another number you can contact. तो और भी कोई डिटेल्स आपको जाननी हो सकता है मैं कुछ मिस आउट कर गई हूँ बताते वक्त, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फी डिटेल्स एंड ऑल, फॉर कंसेशंस एंड ऑल, बिकॉज दे डू हैव सम प्लान्स ऑफ कंसेशंस. हाँ, ऑनलाइन एक आपका क्विज भी होता है, एंड लाइक अकॉर्डिंग टू द स्कोर यू गेट इन दैट क्विज, आपको उसके अकॉर्डिंग भी डिस्काउंट प्रोवाइड होता है. तो देयर आर फ्यू स्ट्रैटेजीज और थिंग्स आई गेस देयर, तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे आई हैव शेयर्ड 2 numbers with you. Is it fine with everyone? Yeah, thank you. Yeah. Okay, so thank you so much guys for bearing me patiently. Thank you. It's nothing like that. Okay. Okay, take care all. Bye bye. Nice to hear you.